रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जो कि दंगा के रूप में पेश हो जाती हैं। इसी को देखते हुए जो संभल में एक घटना घटित हुई और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो घटनाएं उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, इसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में, जो कि अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के पदाधिकारी और राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में उपस्थित हैं और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिस प्रकार से जो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे देश के जो हिंदू समाज के लोग हैं वहाँ पर जो उत्पीड़न हो रहा है और दूसरा संभल में जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश तो खुद नहीं जा रहे हैं वहाँ पे जायज़ा लेने के लिए या वहाँ के जो प्रधानमंत्री से मिलकर उन जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए कुछ वार्तालाप करें। और दूसरा जो संभल के अंदर जो घटना घटित हुई है वहाँ पर जो विपक्ष के जो पार्टी के नेता हैं वो संभल में जो पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आज का हमारा यही सवाल है कि खुद तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बांग्लादेश में उत्पीड़न हो रहा है उनको उस विषय को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी से वार्ता करने नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभल के अंदर जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए जहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ मिलने जा रही हैं उन पर भी उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सबसे पहले रेंजर टीवी इंडिया को बधाई दूंगा कि आप जन आवाम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो संभल का प्रकरण है ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान जो बीजेपी की केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, सभी सुशासन देने में फेल हैं, लोगों को रोज़गार देने में फेल हैं, सस्ती शिक्षा देने में फेल हैं, लोगों को सुरक्षा देने में फेल हैं। तो ये अपने नकारापन को, अपने फेल शासन व्यवस्था को छिपाने के लिए इस तरीके की घटना को पूर्व इंटेलिजेंस इनकी काम नहीं कर पाती, इनका खुफिया विभाग इनको फेल है जो सूचना दे करके, या तो शासन फेल है कि उनके सूचना पर एक्शन ले करके प्रिकॉशन में शांति व्यवस्था नहीं रख पाता, या इनका खुफिया तंत्र फेल है। देखिए, शासन का काम है कि देश के अंदर अमन चैन कायम हो, लोगों को सच्ची शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों तो देश उन्नति करता है। बात है देश के अंदर दंगा फसाद वाली बात, ये सब क्यों होते हैं? इनके मूल में जाया जाए तो जो शासन व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था को पालन कराने में फेल है। जब हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी के समय पर एक एक्ट पारित किया था जो धार्मिक एक्ट था कि 1947 के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में जिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन सरकार ने उसका उल्लंघन करते हुए भी राम जन्मभूमि मामले को हवा दी और उससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको बढ़ाया गया। इसके बाद में जब मामला तूल पकड़ा और वो मतलब जो है राम जन्मभूमि मामले को लेकर के फिर से पार्लियामेंट में पुनर्विचार किया गया, तो फिर मतलब जो है ये बात कानून को दोहराया गया कि अब जो हो गया अब हो गया, अब कोई मस्जिद को लेकर के किसी भी मस्जिद पर कोई बात नहीं उठाई जाएगी। लेकिन फिर आज देश के अंदर तमाम मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है सरकार जो है चाहती है जनता का ध्यान बांटना। दूसरा, जब यहाँ मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, जो कट्टरवादी संगठन है जिनका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ संगठनों का काम ही उपद्रव पैदा करना है इस देश के अंदर जो है, और उनको सरकार का संरक्षण मिलता है। तो जब तुम अपने देश के अंदर किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ में उन्माद पैदा करोगे, अपमान पैदा करोगे, उनकी शांति भंग करोगे,
तो किसी धर्म के संबंधित लोग दूसरे देशों में भी रहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। ये हमारे ही कर्म का फल है कहीं ना कहीं। अगर हम अपने देश के अंदर सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति के लोगों के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखेंगे तो निश्चित रूप से दूसरी जगह पर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण हमको मिलेगा। ये हमारी ही मतलब जो है प्रतिक्रिया है कि यहाँ मुसलमानों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है तो जो इस्लामिक कंट्री हैं वो हिंदुओं के साथ में करते हैं। हमारे कर्म का ही फल है। तो पहले हमें अपने कर्म को सुधारना है, तब हमें दूसरों को सुधारना है। अन्यथा आप मतलब जो है इस तरीके की बातें पैदा करते रहेंगे और दूसरी जगह बेगुनाह लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होता रहेगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अन्याय अत्याचार किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय के साथ में हो वो गलत है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के पास खुफिया तंत्र है, अपने खुफिया तंत्र को मतलब जो है सक्रिय करके और प्रिकॉशन लेते हुए प्रिवेंटिव एक्शन लेने के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करें और लोगों के साथ में रोजगार देने की बात करें, सच्ची शिक्षा देने की बात करें, लोगों को स्वास्थ्य देने की बात करें तो ठीक है। अन्यथा अब चूँकि बीजेपी के पास में कोई प्लान नहीं है रोजगार देने का, बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है मतलब लोगों को सस्ती शिक्षा देने का, लोगों को इस स्थिति पर पहुंचा दिया है कि अगर सरकार आज मुफ्त का अनाज देना बंद कर दे तो लोग भूखे मर जाएंगे घरों में। ये आपकी उन्नति है कि आज देश का नागरिक इतना गरीब हो गया है कि वो अन्न कमा करके नहीं खा सकता, मतलब जो है मेहनत करके अपने मेहनत से रोजी रोटी कमा करके नहीं खा सकता, वो पराधीन कर दिया है। और इन्हीं के संत ने कहा है पराधीन सपने सुखना ही कर विचार देखो जगमाई। आपने देश की बहुसंख्यक आवाम को पराधीन कर दिया है, लाचार और मजबूर कर दिया है, क्योंकि आप सत्ता में रहना चाहते हैं और केवल उन्हें जो है खादान दे करके जिंदा रखना चाहते हैं। उनकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी ना, उनके बच्चे पढ़े नहीं, उनके बच्चे अफसर नहीं बने, उनके बच्चे मतलब जो है कोई रोजगार न करें, उनके बच्चे अच्छे मकानों में न रहें, ये सरकार की मंशा है। तो अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ राष्ट्रीय स्तर पर जो है नौजवानों को प्रशिक्षित कर रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ कि जो गलत नीति है सरकार की उनका विरोध करे, जो सही नीति है उनका समर्थन करे। और जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस नेता के आचरण में मनुवाद है, वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही मनुवादी होते हैं, चाहे वो जाटव हो, बाल्मीक हो, कोरी हो, धोबी हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, जो विषमतावादी आचरण को अपने धारण करता है वो सब मनुवादी हैं। और विषमतावादी आचरण वाले लोग जो है कभी समानता स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध ने इसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आज से 2.5 साल पहले अभियान चलाया था कि करुणा और मैत्री के माध्यम से हम जो है यहाँ भाईचारा स्थापित कर सकते हैं। उसी नीति को जो सम्राट अशोक ने अपनाया, लोगों से संधियाँ की, युद्ध नहीं किया और उससे एक बृहद भारत का निर्माण हुआ। तो इसके लिए हम जन जागरण कर रहे हैं और ख़ास तौर से हमारी शिकायत जो है ये रिजर्व सीट के रहने वाले प्रतिनिधियों से है कि 76 साल की आज़ादी में इन्होंने बौद्ध धर्म पर बाबा साहब की अंतिम इच्छा पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि इस देश के ये दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित समाज है, इस देश का हुक्मरान बने। तो हुक्मरान कैसे बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जिसके साथ में मेजोरिटी होगी। मेजोरिटी कैसे होगी? मेजोरिटी भाईचारे से पैदा की जा सकती है। तो बुद्ध धर्म जो है वो आपस में मैत्री सिखाता है और जहाँ मैत्री होगी वहाँ मेजोरिटी तैयार हो जाएगी। आप जाति के आधार पर जो है सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन हमारे लोग जो है बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं, बाबा साहब की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब के अंतिम निष्कर्ष पर कार्य नहीं करते। इसलिए हम जो है अपने युवाओं को, अपनी माताओं को, बहनों को, ख़ास तौर से रिजर्व सीटों पर चुनने वाले प्रधान से लेकर के सांसद से लेकर के और विधायक तक जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि अपने नेता के अंदर ये देखिए कि उसके अंदर धार्मिक आचरण है कि नहीं। अगर वो धार्मिक आचरण वाला होगा तो निश्चित रूप से ही आपका विकास का कार्य करेगा। अगर वो धार्मिक आचरण वाला नहीं है तो केवल संपत्ति अर्जित करेगा, वो नाम जाति का लेगा, लेकिन वो जो है संपत्ति अर्जन के लिए काम करता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, आने वाली पीढ़ी के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी धन संपदा इकट्ठी करता है। वो समाज से उसका कोई मतलब नहीं होता। समाज का नाम तो केवल इसलिए लेता है कि वो तुम जाति के आधार पर वोट दे दो, और हम जाति में आस्था रखते हैं। हमारा जाटा वर्ग भी बहुत बड़ा जातवादी है। वो चाहता तो है कि कोई मेरे साथ एट्रोसिटीज ना करे, लेकिन वो खुद जो है अपने से छोटे जो गरीब हैं, चाहे वो उसकी बिरादरी के हैं या उससे छोटी और भी जाति के हैं, वाल्मीकि भाइयों से भी भाईचारा नहीं करना चाहता, वो उसके साथ भी वही करता है। कितने वाल्मीकि जाटवों के बरातों में वाल्मीकि भाई आते हैं जाते हैं, उनके जन्मदिन में आते हैं जाते हैं। हम जो है अपने से बड़ों को बुलाना पसंद करते हैं, छोटों को बुलाना ही पसंद नहीं करते। तो ये
मूल कारण है वैचारिक विषमता, और वैचारिक विषमता को ख़त्म किया जा सकता है केवल बुद्धिज़्म से। बाकी और किसी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मजहब में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपस में भाईचारा पैदा कर दे। वो कहीं ना कहीं अपने आप को अहम की भावना लेके घूमते हैं सभी, लेकिन बुद्ध ने सारा अहम ख़त्म कर दिया, राजपाट को त्याग दिया और पूरा जीवन राजपाट त्याग करके वृक्ष पेड़ के नीचे पैदा हुए और पेड़ों के नीचे ही जीवन को गुजार दिया। और उनका इतना उत्तम धर्म था कि राजघराने से लेकर के सभी शिक्षित अशिक्षित गरीब उनके अनुयायी बने और बृहद भारत का निर्माण हुआ। इसी पैगाम को अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ जन जन तक ले जा रहा है। आपने मेरी बात को सुना। मैं रंजन टीवी इंडिया के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। वो दिन दुनी चौगुनी तरक्की करे और भारत की आवाम की आवाज़ बने। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, भारत देश एक बहुत विशाल देश है और बृहद भारत तो और भी विशाल देश था। पहले जो हमारा बृहद भारत था वो अफ़गानिस्तान से लगा करके भूटान, बांग्लादेश और ये सब भारत का ही, पाकिस्तान, बर्मा, ये सब भारत का एक हिस्सा थे। आज इसके इतने टुकड़े, इन जैसे इनके पूर्वज जो थे उन्होंने यही करके और इस देश के इतने टुकड़े करवा दिए। अब यही करके वो अब इन्होंने जो है, जैसे बांग्लादेश के अंदर की अभी आपने प्रश्न किया, तो वहाँ पर हैं तो ये भारत का ही पार्ट, वो अलग होकर के आज अलग देश पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश बना, है कि नहीं। तो मेरा ये कहने मतलब है कि तो वो है तो भारत का ही हिस्सा, तो वहाँ भी हमारे ही जो है इस देश के जो नागरिक थे वो कट के बांग्लादेश के निवासी बन गए, कुछ पाकिस्तान के निवासी बन गए, कुछ बर्मा के निवासी बन गए, कुछ भूटान के, कुछ नेपाल के। तो अब क्या है कि इनकी महत्वाकांक्षा जो है, अब यहाँ भारत के देश का जो है हमारा जो इस समय के जो वर्तमान में जो शासनाध्यक्ष हैं वो चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं। वैचारिक लड़ाई है, ठीक है, नहीं पटरी खाती है, लेकिन चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हीं का एक भाईबंद जो नेपाल के अंदर में बैठा हुआ है, शर्मा जी, क्या नाम, ओली शर्मा, वो जाकर चीन की गोदी में बैठ गए हैं। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ये हैं तो सब देश भारत के ही पार्ट थे पूर्व में, और आज अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन अब ये हिंदू धर्म जिसकी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू कोई धर्म है भी कि नहीं है? ऐसा है, इस देश में 5 सभ्यताएं, 5 आक्रांता विदेशों से भारत के अंदर में उन्होंने, पूर्व के इतिहास देखेंगे आप तो 5 आक्रांता भारत के अंदर आए और उन्होंने अपना शासन यहाँ स्थापित किया तलवार के दम पर। जब स्थापित किया तो उस समय की जो सभ्यता थी बौद्ध धर्म की, वो धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। और क्यों? क्योंकि यहाँ का आम नागरिक जो है धम्म जो है उसको मानता था, बुद्ध धर्म को मानता था। बुद्ध धर्म का मतलब बुद्ध विचार को मानते थे, विचारधारा। बुद्ध विचारधारा के जो लोग थे वो इस देश को जो है एक उन्नत, और जब आप पुराना आप देखते होंगे इतिहास तो उसमें सोने की चिड़िया कहते हैं, है ना, विश्व गुरु कहते हैं। क्यों कहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर में 300 गांव जो है कुमार गुप्त ने लगा करके उनके साथ में उनका पूरा राजस्व उस यूनिवर्सिटी के लिए जाता था। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को 1 रुपया नहीं देना होता था। 300 जो गांव जो उसके साथ लगाए थे नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में, उससे उन बच्चों की शिक्षा होती थी। तो और वहाँ पर 9-10 मंजिल का जो है एक वो क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी के अंदर में वो अध्ययन करते थे, वहाँ पर आपस में डिबेट करते थे और अपने ज्ञानार्जन करते थे। पूरे विश्व से जो बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ आते थे, उसमें एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल था उस समय, पूरे विश्व के लोग। तो यहाँ से हम भारत जो है पूरे देश के अंदर में उनको जो है विश्व गुरु कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ से ज्ञान पूरे विश्व के अंदर फैला भारत से। भारत में तक्षशिला, नालंदा, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थीं जो कि विश्व के अंदर में उस समय आदमी ABCD नहीं जानता था, पढ़ना लिखना तक नहीं जानता था, तब यहाँ पर वो यूनिवर्सिटियाँ थीं। तो भारत एक विकसित राष्ट्र था उस समय विश्व के अंदर में। भारत ही अकेला एकमात्र विकसित राष्ट्र था। और उसका आज क्या हाल कर दिया है? आज हम एक छोटे से कोने में सिकुड़ के रह गए हैं। भारत एक छोटा सा, नक्शे में आप देखोगे छोटा सा है,
भारत की आबादी, भारत के क्षेत्रफल से ज़्यादा क्षेत्रफल अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका भारत से करीब 8-10 गुना बड़ा है। चाइना को देख लीजिए, चाइना भारत से 8-10 गुना बड़ा है। चाइना की आबादी भारत से कम है आज की तारीख के अंदर में। चाइना ने अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया और भारत के अंदर आबादी विस्फोट हो गया। भारत में जो आज जो लड़ाई चल रही है संभल वाली और ये वाली, वो हैं कौन वो जो जिनको इन्होंने मार दिया? वो भी तो हमारे ही भाई बंद हैं। ठीक है, समय के काल के अनुसार जैसे आज शेड्यूल कास्ट के लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसे ही संभल के लोगों ने किसी समय में मुसलमान बन गए होंगे। हैं तो वो हमारा ही भाई बंद, कोई विदेश से तो नहीं आए भाई, विदेश से तो नहीं आए, वो भी हैं तो हमारे ही भाईबंद। उन्होंने हमारे पूर्वजों के भाईबंद रहे, उन्होंने अलग होकर के अलग धर्म को अपना लिया। जब अलग धर्म अपना लिया तो आज जो है धर्म के नाम पर ये फूट डालो राज करो की नीति को अपना रहे हैं अंग्रेजों वाली की। है क्या जो 5 विदेशी आक्रांता भारत के अंदर में आक्रमण करके आए, उनके साथ आने वाले यहाँ बस गए। भगवान बुद्ध के बाद के अंदर में भगवान बुद्ध के बाद में जो धम्म जो है फैला, तो धम्म का एक रूप था। धर्म के अंदर में से कुछ ब्रांचेज बना दी इन्होंने, क्योंकि ये लोग जो विदेशी आक्रांत आए थे वो उन्होंने भी धम्म स्वीकार कर लिया। धम्म स्वीकार करने के बाद में अब जो है इन्होंने क्या किया कि अलग अपना एक उस धम्म में से अपना एक धर्म बना लिया, सनातन धर्म। सनातन का मतलब कुछ और होता है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए, यहाँ के नागरिकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने सनातन धर्म बना लिया। उसमें से धर्म की जगह धर्म बन गया। धर्म के अंदर आडंबर होता है, धर्म के अंदर हमें डराना होता है, धर्म के अंदर में पूजा पाठ और ढकोसले जो होते हैं, ढोंग होते हैं। तो इन्होंने उसको ढोंग को कर करके यहाँ के लोगों, चूँकि यहाँ के लोग जो मूल निवासी हैं वो अपना इतिहास ही भूल गए। इतिहास ही गायब हो गया, क्योंकि नालंदा विश्व जला दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय जला दिया। ये जो विश्वविद्यालय थे उस समय, उन्होंने अपना शासन, जिसके सत्ता होती है वो अपने हिसाब से उसको चलाता है। तो उस समय जो राजा थे उन्होंने यहाँ के जो है शिक्षा व्यवस्था को सबको नष्ट कर दिया, जिससे हमारे पूर्वज जो है अनपढ़ रह गए। अनपढ़ रहने की वजह से इसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और इन्होंने जो है अपना सिस्टम लागू कर दिया, जिसको वैदिक बोलते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद और जाने कितनी वेद ये इन्होंने इस देश के अंदर ले आए और इस अपने सिस्टम को इन्होंने, जैसे अभी था पहले योजना आयोग था, आजकल क्या है भारत सरकार के अंदर में योजना आयोग को नाम बदल के नीति आयोग कर दिया है। ऐसे ही इनका अपना कोई विचार नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म को बदल करके इन्होंने हिंदू धर्म बना दिया, पाखंडवाद पैदा कर दिया है कि नहीं, लोगों का अंधविश्वास पैदा कर दिया। तो ये सब जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सब उसी का नतीजा है। आज के शासक ये चाहते हैं इस देश के अंदर अफरा तफरी फैले। आदमी यही नहीं सोच पाए कि उसको करना क्या है। अभी जो है वहाँ पे जो बेईमानी करके जो ईवीएम के माध्यम से जो सत्ता हड़पी गई है, हर एक विधानसभा सीट से 25 से 30 हज़ार वोट हटा दिए गए हैं, उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये संभल करवाया गया है। उसके अंदर में जुडिशरी भी शामिल है, क्योंकि जुडिशरी ने ऑर्डर दिया है। कोई पुरातन काल की चीज़ है, क्या वो आज उस चीज़ को खुलवाएंगे? हमें कानून के अंदर में, जबकि उस पर कानून भी बन चुका है, कानून बनने के बावजूद भी आज उस कानून को ताक में रख रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में जो मुद्दा था संविधान बचाओ, तो संविधान बचाओ कैसे बचेगा? क्योंकि बाकी जो आज जिसको बहुजन समाज पार्टी के वोटर बोलते हैं, या एक विचारधारा जो थी साहब की, कांशीराम जी साहब की विचारधारा थी, तो उस विचारधारा के जो लोग थे वो रियल में क्या है, साहब कांशीराम जी ने विचारधारा एक दिन में पैदा नहीं कर दी, क्योंकि वो विचारधारा भगवान बुद्ध के समय से चली आई, बाबा साहब ने अडॉप्ट की, और बाबा साहब की विचारधारा को, क्योंकि बाबा साहब ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया उस धारा को अडॉप्ट करके, और उसके बाद साहब कांशीराम जी हुए। क्योंकि इस बाबा साहब के बाद में फिर जो है हमारे देश के अंदर में आर्थिक उन्मूलन के अंदर में बहुत बड़े सहायक रहे बाबू जगजीवनराम। उन्होंने हमारे समाज को बाबा साहब के बाद में संभाला, लेकिन वो कांग्रेस के अंदर में थे, तो कांग्रेस ने भी उस समय जो है जिसको निचला समाज इस देश के अंदर कहते हैं, उस शूद्र समाज के लिए बहुत काम किया। उन्होंने भी जो है, आज मैं यहाँ से जाता था, क्या नाम है, आसाम और बंगाल उधर जाते थे, तो यहाँ से लेकर लैंड के दोनों तरफ कच्चे ही मकान हुआ करते थे एक समय में। ये सब जो आज पक्के दिख रहे हैं, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी,
तो उस दौरान जो है मिनिमम 20 पॉइंट प्रोग्राम था और उसके अंतर्गत मकान जो है गरीब निर्बल आवास की योजना की व्यवस्था की गई, इंदिरा आवास की व्यवस्था की योजना की गई। स्टेट गवर्नमेंट निर्बल आवास देती थी, केंद्र सरकार इंदिरा आवास के बनवाती थी। तो उसके लिए जो पैसा आता था उसकी वजह से ये सब मकान पक्के हुए उस दौरान, क्योंकि आम आदमी के पास पैसा ही नहीं था। अभी जो ये पैसा दिख रहा है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। 2008 के अंदर में जो है विश्व में मंदी आई, तब जो है उस मंदी का असर भारत में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 89 के अंदर में 91 का जो चुनाव हुआ था जिसमें राजीव गांधी शहीद हो गए थे, तो उसके बाद के अंदर में जो सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा और प्रधानमंत्री बने और प्रथम जो उन्होंने नियुक्ति की वो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, क्योंकि वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और अर्थशास्त्री थे वो, तो उनको अर्थ के पैसे और रुपए के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छा नॉलेज था। तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनको एक जो है वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने इस देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन किया, क्योंकि जब चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे तो 21 टन सोना जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को गिरवी रख करके देश के जो कर्मचारी थे भारत सरकार के उनको तनख्वाह दी गई थी। देश के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो उसको तनख्वाह भी दे पाए अपने कर्मचारियों को। तो ये जो पैसा जो दिख रहा है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार के समय में जब वो उनको वित्त मंत्री बनाया, बाद के अंदर वो प्रधानमंत्री बने 2004 के अंदर में और 14 तक रहे, तो ये सब उनकी देन है। ये पैसा जो दिख रहा है आज, क्योंकि 91 में देश गरीब हो गया था, बिल्कुल कंगाल हो गया था, उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो वो सोना उसको गिरवी रखना पड़ा विदेश में, तब जाके अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाए। तो आज लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जब से 10 साल पहले जब 2014 के अंदर में सत्ता बदली है, तो लंबी चौड़ी फेंक करके, झूठ बोल करके इस देश के अंदर में लोगों को मूर्ख बना करके और सत्ता में काबिज हो गए। उन्होंने एक ईवीएम की कोई कमजोरी ऐसी पकड़ ली कि उसको हैक किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी हैं उनमें ऐप्स डाउनलोड होता है और ऐप के अंदर में आप देख रहे हो आए दिन वायरस आते हैं, फ़ोन करप्ट हो जाते हैं, बैंकों से पैसा चोरी हो जाता है, निकल जाता है, बाद में आप लकीर पीटते हो। कहते हैं ना, सांप निकल गया आप लकीर पीटते हो, वही हाल ईवीएम का है। सांप निकल गया, अब आप लकीर पीटते रहो, ईवीएम चिल्लाते रहो, है ना। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, आपको मूर्ख बना दिया। अब ये कांग्रेस के मूर्ख जो लोग हैं इस समय जो सत्ता में हैं, ये भी मूर्ख ही हैं ज़्यादातर। इनके अंदर में इनके पास में जो है इसकी काट नहीं है, क्योंकि ये सब दोगले हैं। इनका एक पैर बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है ना। और इस बात को जैसे अगर इनको ईवीएम में शक हो रहा है तो ईवीएम का बहिष्कार करके चुनाव ही ना लड़ें, लेकिन चुनाव खुद ही लड़ते हैं फिर। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है जब विपक्षी पार्टियाँ जो उनके साथ बेईमानी हुई, छोटी छोटी पार्टियों के साथ बेईमानी करनी शुरू की उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर विधानसभाओं लेवल पे, तो उस समय कांग्रेस चुप रही। वो ये सोच रही थी नहीं ये तो मेरा ही तो वो है किया धरा है। अब कांग्रेस ने जो है एकदम से जो है, अब जब उनकी सत्ताएं जाने लगी हैं, उनके लोग भारतीय जनता पार्टी में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? तुम्हारी विचारधारा कहाँ गई? विचारधारा गई तेल लेने के लिए। आज उनकी विचारधारा है सब जो है वो है पैसा और धंधा। इसको उन्होंने रोजगार से जोड़ दिया है, समाज सेवा नहीं है। इसको कोर्ट ने भी कहा है जो है आज मंत्री और वो हैं वो सब जो है उसके अंदर सब दौड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, जब अन्ना हजारे जो है वो बैठे थे, इनके ये बीजेपी के एजेंट, बड़ी हो जाएगी। ठीक है अब उसी पर बोल दो थोड़ा सा। जी। तो ये संभल की जो घटना की है जी, आज राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी एक उम्मीद के रूप में दिख रहे हैं भारत के अंदर में कि वो करेंगे कि कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जो रियल के अंदर में वो दिल से बहुत बढ़िया आदमी हैं राहुल गांधी। इनका परिवार जो है एक वास्तव के अंदर में देश के हित के लिए सोचने वाला परिवार रहा है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, आज राहुल गांधी हैं या प्रियंका हैं या सोनिया जी हैं। क्योंकि इनका व्यक्तिगत किसी से कोई दुराव नहीं है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है इनके अंदर में, लेकिन इनको क्या है, ये ब्राह्मणवाद के शिकार हुए हैं। ये परिवार भी ब्राह्मणवाद का शिकार हुआ है, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये उसी का परिणाम है, संभल वाली घटना है ना। तो अब ये है कि अब सत्ता में जो होता है
वो कुछ भी करना है, किसी चीज़ को छुपाना है तो उसने कोई बड़ी घटना करवा दी। तो ये घटना इसलिए कराई गई है कि जिससे महाराष्ट्र और जो हरियाणा के चुनाव हुए हैं उन पर पर्दा डल जाए, आदमी यहाँ की जगह इधर दिमाग लगाए और इसमें भागदौड़ करने में लग जाए और उसकी तरफ से ध्यान हट जाए। मेरा तो यही कहना है। तो दर्शकों, आज जो संभल जैसी घटना को लेकर और जो बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसको लेकर जो हमने आज समाजसेवियों से और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के पदाधिकारियों से वार्तालाप की। और आपको आज की जो वार्ता है कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और अन्य किसी विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।